आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटी, यानी कि हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th की पॉलिटी का। और हमने वैसे तो पूरे एसएसटी का कोर्स ही स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम जल्दी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी चारों ही कराने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th की पॉलिटी, और इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे टॉपिक को बहुत ही डीपली, तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ये जो हमारा चैप्टर शुरू होता है, इसका नाम है सत्ता की साझेदारी, यानी कि पावर शेयरिंग की बातें यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे मेनली हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है हमारा बेल्जियम और दूसरा है हमारे श्रीलंका। तो बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में आता है। तो अब इनके बारे में थोड़ा डीपली गहराई से अध्ययन करते हैं कि आखिर इसमें सत्ता का कैसे मतलब यहाँ पे बंटवारा किया गया है, कैसे बताया गया है, तो उसको सारे को जानेंगे हम। तो बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम जो है, इसकी विशेषता क्या है कि ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यानी कि बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हमारे यहाँ पे जो राज्य है ना, हमारे देश में 29 राज्य है, उसी में से एक राज्य है हमारा हरियाणा। उस हरियाणा राज्य से छोटा है ये देश। आप सोचो, हमारा केवल एक राज्य और उनका पूरा देश, यानी हमारे हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमा जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। यानी कि इसके जो पड़ोसी देश हैं, जो सीमा से सटे हुए देश हैं, वो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की आबादी कितनी है, तो इसकी जो आबादी है वो है 1 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा है इसकी आबादी। लेकिन अब अगर हम अपने हरियाणा की बात करें, तो हमारे हरियाणा की तो आबादी 2 करोड़ है। यानी कि हम ये बोल देंगे कि हमारे हरियाणा से इसकी आबादी की आधी आबादी जो है वो बेल्जियम की है। अब बात करते हैं जातीय बुनावट जटिल है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ जातीय बुनावट है। वो जातीय बुनावट क्या है? लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर यहाँ पे क्या है, लोग बटे हुए हैं। तो उनके बीच के विवाद को जानेंगे। इससे पहले हमने ये विकिपीडिया से एक आपके सामने एक फिगर लिया है जो कि बेल्जियम को दर्शा रहा है। ठीक है, बेल्जियम के का ये मैप है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि बेल्जियम जो है, यहाँ पे येलो कलर के जो लोग हैं ये फ्लेमिश है, यानी ये डच भाषा बोलते हैं। और ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और ये जो ये वाला है, इतना सा हिस्सा, ये जर्मन भाषा बोलते हैं। और जो बचा हुआ थोड़ा सा आपको दिख रहा है ब्रुसेल्स वगैरह, यहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। श्रीलंका की भी बात करेंगे हम, बेल्जियम के बाद बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बेल्जियम में देखो, 2 इलाके मेन हैं, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया। फ्लेमिश में जो है 59% जो लोग रहते हैं, यानी कि फ्लेमिश में जो 59% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है, वो डच भाषा बोलते हैं। लेकिन जो वेलोनिया में जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो 1% लोग बच गए वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है बेल्जियम में? डच भाषा। दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा। और सबसे लास्ट में सबसे कम भाषा कौन सी बोली जाती है? जर्मन भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विवाद है वो डच और फ्रेंच को लेकर है। अब बात करते हैं राजधानी ब्रुसेल्स की। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे फिगर में कि राजधानी थी यहाँ पे छोटी सी ब्रुसेल्स। राजधानी में क्या है कि राजधानी में देखो 80% जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच को बोलते हैं, और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा था? ज्यादातर लोग डच बोलते हैं और कम लोग फ्रेंच बोलते हैं। बट अगर हम केवल छोटे से हिस्से राजधानी की बात करें, तो राजधानी में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। अब बात करते हैं आगे टॉपिक में कि देखो, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, यानी कि जो यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं, ज्यादातर ताकतवर हैं और समृद्ध हैं। ऐसा ही होता है हमारे देशों में भी। अगर आप देखोगे, जो जो अमीर लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं, वो क्या होते हैं? वो मुट्ठी भर होते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं। तो अल्पसंख्यक जो है, ये फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले, अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम हो, यानी फ्रेंच भाषा की को बोलने वाले जो लोगों की संख्या वो कम है। लेकिन ये जो कम लोग हैं ये ताकतवर भी है और समृद्ध भी है। लेकिन जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनकी जो संख्या है वो ज्यादा है। ठीक है, और संख्या ज्यादा होने के बाद भी ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है।
आर्थिक रूप से देखें तो उतने ताकतवर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग जो है नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्चस्व दिखता था वो मेनली इन लोगों का दिखता था, क्योंकि जो ताकतवर हैं वो ये थे। तो 1950 और 60 के दशक में, यानी दशक का मतलब होता है 10 साल, 1950 का दशक अगर कोई बोले तो इसका मतलब 1950 से 60 यानी 10 साल की बात चल रही है। यहाँ पे 1950 और 1960 यानी 1960 का दशक होता है 70 तक, ठीक है। तो 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा था, तनाव क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि देखो डच वाले जो लोग थे वो फ्रेंच वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, फ्रेंच वाले लोग डच वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इनके बीच में तनाव बढ़ रहा था। ब्रुसेल्स जो यहाँ की राजधानी है, यहाँ पे तनाव सबसे ज्यादा दिखा, क्योंकि इन लोगों के बीच में सबसे ज्यादा विवाद जो था वो यहीं पे था। अब बात करते हैं हम दूसरा देश श्रीलंका। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे बेल्जियम पढ़ा। बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा, अगर आपको याद हो तो बेल्जियम में हमने ये पढ़ा कि जो बेल्जियम है एक छोटा सा देश है, इसकी जो आबादी है 1 करोड़ है, और यहाँ पे कुछ जातीय समस्या है भाषा को लेकर, कि यहाँ पे डच भाषा और फ्रेंच भाषा को लेकर थोड़ा सा विवाद है, जो कि 1960 और 1970 के दशक में ज्यादा दिखा, और ब्रुसेल्स में ये विवाद ज्यादा दिखा। लेकिन श्रीलंका की बात क्या है, श्रीलंका में क्या विशेषता है, इसके बारे में भी आप देखो। श्रीलंका, आप जब भारत का नक्शा देखते हो तो नीचे दक्षिण भारत में आपको ये जो छोटा सा देश दिखाई देता है, द्वीपीय देश है ये इसको हम श्रीलंका बोलते हैं। तो ये श्रीलंका का नक्शा है आपके सामने, ध्यान से देखो। दक्षिण एशिया में स्थित है एक छोटा सा द्वीपीय देश जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका। इसका पुराना नाम क्या था? इसको पहले बोला जाता था सिलोन, ठीक है। जैसे भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था, ठीक उसके 1 साल बाद 1948 में श्रीलंका भी आजाद हुआ, यानी श्रीलंका को भी गुलाम बना रखा था, ठीक है। और इसके बाद है कि इसकी आबादी जो है वो 2 करोड़ है, यानी कि हमारे जो हरियाणा राज्य है उसकी आबादी के बराबर है इसकी आबादी। यहाँ पे भी जातीय समूह है, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, इनके बीच में विवाद है। एक तो है सिंगली लोग और एक है तमिल लोग। सिंगली लोग कौन है? सिंगली लोग वो हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, यानी कि वहां के रहने वाले जो ओरिजिनल आप कह लो या वहीं के जो निवासी हैं वो सिंगली हैं। तमिल लोग कौन है? तमिल जो मेनली जो भारत से जाके वहां पे बस गए हैं, कुछ ऐसे तमिल भी और कुछ वहां के मूल तमिल भी हैं। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो विवाद देखो कैसे है। विवाद यह है कि जो सिंगली लोग हैं वो ज्यादा है, 74% है, यानी कि ये बहुसंख्यक है। और तमिल लोग हैं वो कम है, केवल 18% है, यानी कि ये अल्पसंख्यक है। अब तमिल लोग जो हैं ये भी 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं। एक तो वहां पे श्रीलंका के मूल तमिल है और एक भारतीय मूल के तमिल है। श्रीलंका के मूल तमिल तो जो वहां पे पहले से ही रह रहे हैं, ठीक है, वो हो गए। लेकिन भारतीय मूल के तमिल कौन है? भारतीय मूल के तमिल वो हैं जो अंग्रेज लोग भारत से तमिलों को ले गए श्रीलंका में, ठीक है, वहां पे खेती करवाने के लिए या फिर अन्य काम मजदूरी कराने के लिए। तो भारत से तमिलों को अंग्रेज ले गए थे श्रीलंका। तो वहां पे जो वो तमिल बस गए, फिर उनकी जो संतान हुई यानी उनके जो बच्चे हुए वो भारतीय मूल के तमिल कहलाते हैं। जो तमिल हैं वो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में बसे हुए। अगर मैं यहाँ पे श्रीलंका को इस तरीके से दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है पूर्व हमारा इधर है, तो इधर का जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है वहां पे ज्यादातर ये लोग बसे हुए हैं, तमिल लोग। सिंगली लोग जो हैं ये मेनली इनका जो ज्यादातर सिंगली लोग हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल लोग जो हैं ये हिंदू, तमिल लोगों में कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम धर्म के, यानी कि कुछ हिंदू हैं कुछ मुस्लिम हैं। ईसाई भी यहाँ पे रहते हैं जो कि केवल 7% है, यानी ईसाई यहाँ पे बहुत कम है, केवल 7%। ये दोनों ही भाषा बोलते हैं, कुछ सिंगली भी बोल देते हैं कुछ तमिल भी बोलते हैं, यानी कि इनको दोनों ही भाषा आती है। तो अभी तक आपको श्रीलंका का विवाद अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना क्लियर पता लग गया आपको कि विवाद जो है वो है सिंगली लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में। विवाद क्या है आप ये समझिए। देखो श्रीलंका में जहां पे तमिल लोग ज्यादा हैं, तमिल लोग कहते हैं कि ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है इसमें तमिलों को अलग देश बना दिया जाए, और सिंगली लोग जो है वो इस चीज को पसंद नहीं करते। सिंगली लोग कहते हैं कि ये तमिल जो है बाहर से आके बस गया हमारे देश में और इनके साथ तनिक भी रियायत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सिंगली लोग ऐसा कहते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। बहुसंख्यावाद क्या है? यहाँ पे श्रीलंका में एक चीज गलत हुई, आपको ये गलत चीज ही समझनी है। क्या हुआ भाई कि देखो इसको आजादी मिली थी 1948 में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
यहाँ पे जो सिंगली समुदाय है इसका दबदबा है। दबदबा क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे बहुत संख्यक है, यानी कि बहुत ज्यादा इनकी संख्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 74% जनता जो है वो यहाँ की सिंगली है। और 1956 में क्या हुआ, श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। कानून क्या था? कानून में ये बताया गया कि जो सिंगली हैं इनको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी गई, यानी कि श्रीलंका की जो राजभाषा है उसको सिंगली को राजभाषा घोषित की गई, क्योंकि वहां के जो लोग थे सिंगली लोग वो सिंगली भाषा को बोलते थे, इसीलिए सिंगली को वहां की मेन भाषा बना दी। अब भाई देखो क्या हुआ, भाषा तो बनाई, तमिलों को उससे बहुत बुरा लगा, लेकिन आगे इन्होंने और कुछ ऐसे कानून बना दिए जिससे कि तमिल लोग और भड़क गए। वो क्या थे कानून? सरकार ने ये कहा कि जो भी सरकारी नौकरी है उसमें सबसे पहले हम सिंगली लोगों की भर्ती करेंगे, यानी कि सिंगली लोग जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी में। इससे भी भाई तमिल लोगों को बहुत बुरा लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सिंगली लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो सरकार ने ये बोल दिया कि हम तो भाई बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे। इससे भाई तमिल लोग नाराज हुए, क्योंकि जो तमिल थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे, बौद्ध तो थे ही नहीं वो। लेकिन सरकार ने सीधा सीधा बौद्ध धर्म को तवज्जो देनी शुरू कर दी, जिससे कि तमिल नाराज हो गए। इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता बहुत नाराज हुई। उसको ये लगा कि सरकार जो है वो सारा फायदा जो है सिंगली को पहुंचाना चाहती है। सरकार जो है तमिल लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, गलत व्यवहार कर रही है। ठीक है, इनको लगा कि सरकार जो है और यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है वो तमिलों के खिलाफ हो गई, यानी तमिल लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक है, इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो कुछ होगा नहीं, फिर इन्होंने मिलकर अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई और ये चाहते हैं, इन्होंने मांग क्या रखी, देखो तमिल लोगों ने 3 तरह की मेन मांग रखी यहाँ पे। पहली मांग तो ये थी कि भाई तमिल लोगों के लिए जो इनकी तमिल भाषा है ये सबसे अच्छी भाषा है। इन्होंने बोला कि तमिल भाषा सबसे अच्छी भाषा है, इसको राजभाषा बना दो। ठीक है, सिंगली को हटा दो और तमिल को राजभाषा बना दो। पहली मांग याद कर लें, पहली मांग। दूसरी मांग थी कि शिक्षा जो है यहाँ पे एजुकेशन में सभी को समान अवसर होने चाहिए, चाहे वो सिंगली हो चाहे वो तमिल हो, सभी को समान अवसर हो। तीसरी मांग थी कि जो रोजगार है, यानी जो सरकारी नौकरी है या अन्य नौकरियां हैं, उन नौकरियों में सभी को समान अवसर दें। क्योंकि सरकार ने क्या करा था, सरकार ने तो बोल दिया था कि भाई सिंगलियों को हम सबसे पहले नौकरी देंगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो होगी हमारी वो सिंगली होंगे। तो उन्होंने उस चीज को गलत बताया, उन्होंने बोला रोजगार सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। फिर तमिलों ने क्या करा, अपना एक उग्र संगठन बना लिया जिसका नाम है लिट्टे। अब आप मुझे कमेंट में एक चीज बताएंगे, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि जो लिट्टे है इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि लिट्टे का पूरा नाम क्या है। लिट्टे शॉर्ट में लिट्टे बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट में बताएं। गूगल से सर्च करें, कहीं से भी करें, कमेंट में बताएं। तो ऐसे में क्या हुआ, तमिल और सिंगलियों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया, यानी आपस में ही टकराव शुरू हो गया दोनों समुदायों के बीच में। क्योंकि जो सिंगली थे वो तमिलों को पसंद नहीं करते थे, जो तमिल हैं वो सिंगली को पसंद नहीं करते। तो ये चीजें हैं, क्योंकि देखो सिंगली लोग ये कहते थे कि ये जो तमिल लोग हैं ये बाहर से आके बसे हैं और हमारे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया है, ऐसा बोलते हैं सिंगली लोग। तो यहाँ पे हमने 2 देशों के उदाहरण पढ़े हैं। एक तो है बेल्जियम, जहाँ पे जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा और डच भाषा को लेकर विवाद दिख रहा था। दूसरा है श्रीलंका, जहाँ पे सिंगली और तमिल लोगों के बीच में विवाद दिख रहा था। अब बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में देखो डच भाषा और फ्रेंच भाषा को लेकर विवाद चला था ना, बेल्जियम ने बहुत समझदार वाला कदम उठाया। क्या कदम उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों को तथा जो क्षेत्रीय अंतर थे, यानी जो डिफरेंस थे अलग अलग जगहों पे, उनको पहचाना और सांस्कृतिक विविधता जो सांस्कृतिक विविधता थी उसको स्वीकार करा। सांस्कृतिक विविधता क्या थी, डच लोगों की अपनी अलग संस्कृति थी, फ्रेंच लोगों की अपनी अलग संस्कृति थी। इन सभी चीजों को बेल्जियम के नेताओं ने पहचाना। ठीक है, 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन करा। 4 बार संशोधन का मतलब है 4 बार सुधार किया। सुधार क्यों किया, क्योंकि संशोधन इन्होंने इसलिए किया ताकि देश में सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हों, चाहे वो डच बोलने वाले लोग हों, चाहे वो जर्मन बोलने वाले लोग हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों। ठीक है, लेकिन वो शांति से रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। बेल्जियम की सरकार ने इसलिए संविधान में संशोधन करा। अब आपको दिख रहा है, देखो एक तरफ श्रीलंका की सरकार थी जो केवल सिंगली लोगों को फायदा पहुंचा रही थी, तमिलों को नुकसान पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ बेल्जियम की सरकार है
जो कि सभी के फायदे के लिए काम कर रही है। तो इसीलिए बेल्जियम की समझदारी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब आगे देखो बेल्जियम ने कौन सा मॉडल अपनाया। देखो बेल्जियम में सबसे अच्छी बात ये थी कि जो केंद्र की सरकार होगी उसमें आधे लोग जो होंगे वो डच भाषा बोलने वाले लोग होंगे, आधे लोग जो होंगे वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग होंगे। यानी डच भाषा वाले लोगों को भी वैल्यू दी गई, महत्व दिया गया, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को भी वैल्यू दी गई, फ्रेंच भाषा को। ठीक है, और इनकी संख्या में बोल दी गई कि दोनों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो। यानी कि मान लो कोई कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए डच लोगों के सांसदों से भी पूछना पड़ेगा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले सांसदों से भी पूछना पड़ेगा। दोनों अगर मिलकर, दोनों मतलब परमिशन दे देते हैं, बहुमत दे देते हैं, तो ही कोई फैसला हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे डच और फ्रेंच दोनों को समान वैल्यू दी है बेल्जियम ने, ताकि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। यानी कि जो शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी वो यहाँ पे 2 इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकार होती है। देखो एक तो होती है केंद्र की सरकार जो पूरे देश को देखती है, और एक होती है क्षेत्रीय सरकार जो केवल कुछ लिमिटेड राज्य को, स्टेट को, क्षेत्र को देखती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रीय सरकार थी, केंद्र ने इसको बहुत ज्यादा पावर दे दी। तो इससे भी क्या हुआ, ये भी एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा। अब बात करते हैं ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इन दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। और ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। याद रखें बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी है यहाँ पे, जिसको हम सामुदायिक सरकार बोलते हैं। ऐसे ही चलो, ये तो बेल्जियम का उदाहरण है। अब मैं आपको अपने भारत का उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पे भी 3 तरह की सरकार होती है। एक तो होती है केंद्र की सरकार, एक होती है राज्य की सरकार, और एक होती है स्थानीय सरकार। ठीक है, जो गांव वगैरह में लोकल लेवल में, ग्राम, मोहल्ला, शहरों में पंचायती राज व्यवस्था है वो होता है। तो ऐसे ही बेल्जियम में था। अब देखो एक पॉइंट है कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है कि क्या सत्ता जो होती है उसमें साझेदारी जरूरी होती है। तो इसके लिए ना 2 तर्क दिए। ठीक है, 2 तर्क दिए गए। पहला तर्क तो ये है कि कह रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, यानी कि सत्ता को बांट देना चाहिए, बंटवारा ठीक है। अगर सत्ता को बांट देंगे तो विभिन्न समूहों के बीच में लड़ाई कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए मेरी बात को, श्रीलंका में क्या था, सत्ता जो थी वो सारी तमिलों, सिंगलियों की थी, और सारे फायदे जो थे वो सिंगलियों को पहुंचाए जा रहे थे, तमिलों को कोई फायदा नहीं था। यहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें बेल्जियम में, तो यहाँ पे डच को भी सत्ता दी जा रही है, फ्रेंच वाले भाषा वाले लोगों को भी सत्ता दी जा रही है। यानी सत्ता का बंटवारा ठीक है। तो इससे क्या होगा, डच और फ्रेंच आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे सिंगली और तमिल तो आपस में लड़ रहे हैं। समझ गए ना मेरी बातों को। यानी कि अगर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए तो वो अच्छी बात है। इससे विभिन्न समूहों के बीच में लड़ाई झगड़े की जो आशंका होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। एक और तर्क है इसके पीछे, ये कहा गया है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक है। यानी कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पे जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता हो, शासन जो होता हो वो जनता के हाथ या जनता के जरिए चलवाया जाता हो। इसीलिए ये जो दूसरा है तर्क, ये भी कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बिल्कुल सही है, सत्ता का बंटवारा कर देना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट बनते हैं। अब बात करेंगे हम सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये बहुत पूछा जाता है, आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। सत्ता के साझेदारी का रूप ऐसा माना जाता था, देखो आज नहीं, आज से बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था कि राजनीतिक सत्ता जो होती है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। पहले माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन इसके विरुद्ध एक सत्ता की साझेदारी वाला विचार आया। पहले क्या होता था, देखो आपको पता है राजा होते थे, उसमें क्या होती थी, सत्ता जो होती थी राजा के हाथ में होती थी, राजा के हाथ में होती थी। राजा चाहे तो अपने बाद किसी दूसरे को सत्ता दे दे, राजा ना चाहे तो वो ना दे, उसकी मर्जी होती थी। राजा जैसे मर्जी वैसे सत्ता चलाता था, पूरी तरीके से तानाशाही होती थी।
जनता जो है वो राजा के खिलाफ नहीं बोल सकती, राजा उसके साथ कुछ भी करवा सकता है जनता के साथ, ठीक है, ऐसा होता था। तब के टाइम पे ये माना जाता था कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, लेकिन राजा वाला सिस्टम तो खत्म। तो अब एक नई विचारधारा सामने आई, इसमें कहा गया कि सत्ता की साझेदारी जरूर की जा सकती है। लंबे समय से ये मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। बहुत पुराने समय से मानी जा रही थी कि सरकार की जितनी भी शक्ति हो एक आदमी के हाथ में या फिर किसी ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए, जिससे कि फैसला लेने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सत्ता की सारी शक्तियां राजा के पास है, राजतंत्र में सारी शक्तियां राजा के पास होती है, तो राजा फ्री होता है, चाहे जैसा मर्जी वैसा निर्णय ले ले, जो मर्जी वो कर ले, राजा के पास पूरी पावर होती है। अगर फैसले की शक्ति बिखर गई, मान लो अगर कि एक हाथ की मतलब एक हाथ में पावर की जगह कई लोगों को पावर दे दी, यानी कि बिखर गई फैसले की जो शक्ति है, वो मान लो वो बिखर गई, तो तुरंत फैसला ले पाना या लागू कर पाना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो बहुत लोगों के पास है। अब ऐसे में क्या है, जब सारे लोग एकदम एकजुट हो जाएंगे, बोलेंगे यस ऐसा होना चाहिए, तो ही हो पाएगा। तो ये कहा गया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा और समझाया हुआ है कि लोकतंत्र जो है एक बुनियादी सिद्धांत है। जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है आपको पता है? लोकतंत्र में जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है खुद वोट देकर, तो ये होता है लोकतंत्र में। अब देखते हैं आज के टाइम पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मैं अब पहले पुराने वाली बात नहीं कर रहा, जब पुराने टाइम पे तो ये माना जाता था कि सत्ता एक हाथ में होनी चाहिए, ज्यादा लोगों को सत्ता नहीं बांटनी चाहिए, ऐसा माना जाता था। बट आज आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग तरह के उदाहरण आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे आज के टाइम पे शासन का बंटवारा आपको मिल जाएगा देखने को। जैसे कि देखो कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच में आज के टाइम पे शक्ति का बंटवारा दिखता है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो हमारे देश में जो शासन के 3 अंग होते हैं वो क्या होते हैं? एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। एक का काम होता है कानून बनाना, एक का काम होता है कानून को लागू करना, एक का काम होता है न्याय देना, ठीक है। तो इस तरीके के काम होते हैं, यानी कि आज के टाइम पे देखें तो शासन के जो विभिन्न अंग है उनके अकॉर्डिंग शक्ति और शासन बांट दिया गया है। इसे सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। देखो इस बंटवारे में क्या होता है, इस बंटवारे में ये सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार का कोई भी अंग, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मान लो भारत की बात करूं मैं, भारत में अगर कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है तो न्यायपालिका और जो हमारी विधायिका है तुरंत आ जाएगी उसके खिलाफ। मान लो न्यायपालिका अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है तो वो दोनों उसके खिलाफ आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति जो है, सत्ता जो है, इसको बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है, सभी संस्थाएं आपस में अपना अपना काम करती है और इनके बीच में बैलेंस भी बना रहता है, कोई विवाद भी नहीं होता जल्दी से। तो ये बहुत अच्छा है कि आज के टाइम पे सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है। दूसरा देखिए, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। एक ये भी होता है कि सरकार के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा दिया मैंने, जैसे मान लो केंद्र की सरकार, इस टाइम पे भारत की बात करूं मान लो मैं, तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है। केंद्र की सरकार का मतलब होता है जो पूरे देश को देखेगी। मान लो मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बना देता हूँ, तो पूरे देश को कौन देखेगी? केंद्र की सरकार देखेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे एक दूसरी सरकार भी होती है जिसको राज्य की सरकार बोलते हैं। जैसे मान लो कोई राज्य, मान लो बिहार है, तो बिहार की सरकार है वो बिहार को देखेगी। मान लो पंजाब है, पंजाब की जो राज्य सरकार है वो केवल पंजाब को देखेगी। मान लो यूपी है, यूपी की जो राज्य सरकार है वो केवल यूपी को देखेगी, ठीक है। और एक होती है स्थानीय सरकार, जो हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे बात होती है, पंचायती राज व्यवस्था, ये वो, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। राज्य स्तर में नगर पालिका, पंचायत भी आती है, ये सारी राज्य सरकार के अंडर होती है, ठीक है। स्थानीय सरकार जो भी आप कहते हो, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब आगे है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में। सत्ता का बंटवारा कई जगह पे अलग अलग सामाजिक समूहों में भी मिल जाता है। जैसे कि मान लो अलग अलग सामाजिक समूह, अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग धर्म को मानने वाले लोग, इनके बीच में। बेल्जियम में ऐसा था, सामुदायिक सरकार मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करोगे तो आपको सामुदायिक सरकार वहां पे मिलेगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, भारत का एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो भारत में एक ऐसा है एससी कैटेगरी जिसको दलित कहा जाता है।
दलित लोग जो हैं जाति प्रथा का शिकार थे, इनको सदियों से दबाया गया, ठीक है, जाति प्रथा। बाद में देखा इनका विकास नहीं हो पाया, तो ऐसे में सरकार ने क्या किया कि कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व कर दी राजनीति में, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कुछ देश में संविधान में या कानून में भी प्रावधान कर देते हैं कि जो सामाजिक रूप से कमजोर हो या ऐसा समुदाय जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो या फिर महिलाओं को, वहां पे क्या करते हैं कि विधायिका और प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी दी जाती है। आप सुनते हैं ना कि कुछ जगह पे चुनाव हुए, वहां पे महिला की सीट थी। महिला की सीट का मतलब क्या है, वहां की सीट महिला के लिए रिजर्व है, वहां से केवल महिला ही चुनाव लड़ेगी। आप सुनेंगे कि यहाँ पे एससी की सीट है, यानी कि वो रिजर्व है, वहां से केवल एससी ही चुनाव लड़ेगा। ये क्यों रिजर्व की जाती है? क्योंकि ये वो लोग हैं, वो हैं जो समाज में जिनको काफी नीचे दबाया गया। अब इनको अगर समाज में उठाना है तो इनको ये रियायत तो देनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर था। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और बहुत ही जल्दी हम पूरे चैप्टर की वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,